हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? अच्छे ही होंगे। देखिए स्टूडेंट्स, हमारा जो चैप्टर चल रहा है फसल उत्पादन एवं प्रबंध वाला, इस चैप्टर के अंतर्गत कृषि पद्धति हम पढ़ रहे हैं और कृषि पद्धतियों में खेती के जो चरण हैं उनके बारे में हम बात कर रहे हैं कि खेती के चरण कौन कौन से हैं। उनमें से पहला हमारा मिट्टी तैयार करना, दूसरा चरण था बुआई करना, तीसरा चरण हमारा चल रहा है खाद एवं उर्वरक देना। खाद एवं उर्वरक वाले बिंदु के अंतर्गत पिछले वीडियो में हमने खाद एवं उर्वरक के जो मुख्य उपयोग हैं, उनके निर्माण की जो प्रक्रिया है उसके बारे में हमने बात कर ली थी। स्टूडेंट्स, आप लोगों को मैं एक बात बता देता हूं कि अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और सब्सक्राइब करके बेल का आइकन जरूर दबाइए। अगर आप लोगों को इस चैनल पर उपलब्ध वीडियोज, जो अध्ययन सामग्री उपलब्ध हैं, अगर वो अच्छी लगती है तो अपने दोस्तों को भी उसके बारे में बताएं, ताकि आपके दोस्त भी इस निःशुल्क क्लास का लाभ ले सकें, फायदा उठा सकें। और हाँ, आपको वीडियो अंत तक जरूर देखना है। वीडियो को अंत तक देखोगे तभी तो आपको पता चलेगा कि इस वीडियो का रिजल्ट क्या निकला है। तभी आप निर्धारित कर पाओगे, निश्चित कर पाओगे कि इस चैनल पर विषय सामग्री जो उपलब्ध करवाई जा रही है वो हमारे लिए उपयोगी है या नहीं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अब बिना समय व्यर्थ किए हम आ जाते हैं हमारे टॉपिक पर। हमारा बिंदु चल रहा है खेती के चरण वाला। जो टॉपिक है हमारा, टॉपिक है खेती के चरण। खेती के चरण में पहला दूसरा दोनों कंप्लीट हो चुके हैं। तीसरा जो चरण है हमारा वो चल रहा है खाद एवं उर्वरक देना। इसके अंतर्गत खाद और उर्वरक के बारे में सामान्य जानकारी हमने प्राप्त कर ली थी। अब देखेंगे कि उर्वरक के उपयोग से क्या होता है। तो हम देखते हैं कि उर्वरक के उपयोग से फसलों की जो उपज होती है वो क्या होती है, अधिक होती है। तो देखिए, उर्वरक का उपयोग अगर हम करते हैं तो फसल की अच्छी उपज प्राप्त होती है। हम कह सकते हैं कि अगर उर्वरक का उपयोग हम फसल में करते हैं तो फसल की अच्छी उपज हमें प्राप्त होती है। अब बात ये आती है कि उर्वरक का उपयोग तो हम कर रहे हैं, लेकिन किस सीमा तक उपयोग करें। तो ध्यान दीजिए, उर्वरकों के अधिक उपयोग से मिट्टी की जो उर्वरक क्षमता है, उर्वरक का अगर हम अधिक उपयोग करेंगे, अधिक उपयोग हम करते हैं तो उस अधिक उपयोग के कारण भूमि की जो, मिट्टी की जो उर्वर क्षमता होती है, जिसे हम कह सकते हैं मिट्टी की उर्वरता, उसमें क्या आ जाती है, कमी आ जाती है। लगातार अगर हम उर्वरक का अधिक उपयोग करते हैं तो मिट्टी की उर्वरता में क्या आ जाती है, कमी आ जाती है। अब देखते हैं कि खाद का उपयोग अगर हम करते हैं तो क्या होता है। क्या खाद के उपयोग से भूमि की जो उर्वर क्षमता, मिट्टी की उर्वरता कम हो रही है, क्या उसको बढ़ाया जा सकता है? तो ध्यान दीजिए, खाद के उपयोग से मिट्टी के गठन और जल अवशोषण की जो क्षमता होती है वो बढ़ती है। यानी मिट्टी का गठन व जल अवशोषण की क्षमता
जल अवशोषण की जो क्षमता होती है, वो जल अवशोषण की क्षमता क्या करती है, बढ़ती है। जब मिट्टी में हम खाद का उपयोग करते हैं, तो खाद के उपयोग से मिट्टी का गठन और मिट्टी की जो जल अवशोषण की क्षमता होती है वह अधिक होती है। हमने रबी और खरीफ की फसल के बारे में भी पढ़ा है कि कब तो रबी की फसल की बुआई की जाती है और कब खरीफ की फसल की बुआई की जाती है। अब आप लोगों के मन में ये प्रश्न आना चाहिए कि ऐसा क्यों है कि रबी की फसल में रबी की फसल की जाती है और बार बार में अलग अलग फसलें उत्पादित क्यों की जाती है। तो इसको समझने के लिए हमारा अगला बिंदु आता है फसल चक्रण। खाद एवं उर्वरक के अंतर्गत ही हमारा जो अगला बिंदु है वो छोटा सा सब हेडिंग है एक, कि फसल चक्रण क्या है, किसे हम फसल चक्रण कहेंगे। तो ध्यान दीजिए, एक फसल के बाद खेत में दूसरे किस्म की फसल को एकांतर क्रम में उगाना ही क्या कहलाता है, फसल चक्रण कहलाता है। तो हम लिख सकते हैं कि एक फसल के बाद खेत में दूसरे किस्म की फसल क्या की जाती है, बोई जाती है। फसल को एकांतर क्रम में उगाना, फसल को एकांतर क्रम में उगाना यही क्या कहलाता है, फसल चक्रण कहलाता है। फसल चक्रण कहलाता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि एक फसल के बाद खेत में दूसरी किस्म की फसल को एकांतर क्रम में अगर हम उगाते हैं तो यह क्या कहलाता है, फसल चक्रण कहलाता है। अब बात आती है कि इस फसल चक्रण को हम अपनाएं क्यों, क्या फायदा होता है इसका। तो आप लोगों को मैं बता दूं कि फसल चक्रण से मिट्टी में नाइट्रोजन का पुनः पूरण होता है। मिट्टी में नाइट्रोजन का पुनः पूरण होता है। यानी फसल चक्रण को अगर हम अपना रहे हैं तो नाइट्रोजन का पुनः पूरण आसानी से हो जाता है। पुनः पूरण क्या है कि नाइट्रोजन की जो मात्रा होती है उसकी मात्रा की पूर्ति हम कह सकते हैं, बार बार उसकी मात्रा की पूर्ति आसानी से हो जाती है, वो पुनः पूरण कहलाता है। और क्या फायदा है इसका, तो ध्यान दीजिए कि राइजोबियम बैक्टीरिया, आप लोगों ने सुना होगा राइजोबियम बैक्टीरिया, जिसको हम राइजोबियम जीवाणु कहते हैं। तो राइजोबियम जीवाणु जो होता है, लेग्यूमिनोसी पौधे जो होते हैं, दलहनी पादप जो होते हैं, दलहनी पादप किस कुल के होते हैं, लेग्यूमिनोसी कुल के होते हैं। ध्यान दीजिए, जितने भी दलहनी पादप हैं सब पादपों को एक विशेष कुल में रखा गया है, उस कुल का नाम है लेग्यूमिनोसी कुल। तो इस कुल में लेग्यूमिनोसी कुल की जो पादप होते हैं, दलहनी पादप जो होते हैं, उनकी जड़ों में राइजोबियम नामक जीवाणु पाया जाता है। इनकी पादप की किस में पाया जाता है, जड़ में ये
उपस्थित होता है और जड़ में उपस्थित होकर ये क्या करता है, वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है। राइजोबियम जीवाणु क्या करता है, वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है। नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है और इस प्रक्रिया के दौरान नाइट्रोजन गैस जो होती है नाइट्रोजन के यौगिकों में बदल जाती है और उन नाइट्रोजन के यौगिकों को पादप क्या करते हैं, आसानी से ग्रहण कर लेते हैं। एक बार और समझ लीजिए कि खाद एवं उर्वरक का हम उपयोग जब करते हैं तो फसल की अच्छी उपज हमें प्राप्त होती है। उर्वरक का अधिक उपयोग अगर हम कर रहे हैं लगातार तो मिट्टी की उर्वरता जो होती है, उपजाऊपन की जो क्षमता होती है उसमें कमी आ जाती है। खाद का उपयोग अगर हम कर रहे हैं तो मिट्टी का गठन और जल अवशोषण की जो क्षमता होती है वो बढ़ जाती है। इसके बाद में इसमें एक बिंदु आता है फसल चक्रण, कि एक फसल के बाद खेत में दूसरे किस्म की फसल को एकांतर क्रम में उगाना ही क्या कहलाता है, फसल चक्रण कहलाता है। फसल चक्रण जो है इससे क्या फायदा होता है, तो मिट्टी में नाइट्रोजन का पुनः पूरण होता है। पुनः पूरण का मतलब है कि मिट्टी में जो नाइट्रोजन की बार बार आपूर्ति होती रहती है वो आसानी से हो जाती है। दलहनी पादप जो होते हैं जिनको लेग्यूमिनोसी कुल में रखा गया है उनकी जड़ों में क्या पाया जाता है, राइजोबियम जीवाणु पाया जाता है। और ये राइजोबियम जीवाणु जो है वायुमंडलीय नाइट्रोजन का क्या करता है, स्थिरीकरण करता है। ये जीवाणु क्या करता है, वायुमंडल की जो नाइट्रोजन होती है उसको नाइट्रोजन के यौगिकों में बदल देता है, जैसे अमोनियम और अमोनिया इनमें बदलता है और उनको पादप क्या करते हैं, आसानी से ग्रहण कर लेते हैं। इसके बाद में हम देखते हैं कि जैविक खाद जो है, ये खाद या जैविक खाद जो है इसके लाभ क्या हैं, क्यों हम इसका उपयोग करें, क्या फायदा होगा हमें, क्या लाभ होता है जैविक खाद के उपयोग का। तो अगला हमारा हेडिंग जो होगा वो होगा जैविक खाद के लाभ। तो सभी हेडिंग डालेंगे जैविक खाद के लाभ। जैविक खाद के लाभ, कौन कौन से लाभ हैं जिनकी वजह से हम जैविक खाद का उपयोग करें। सबसे पहली बात तो यही है कि हम जैविक खाद का उपयोग करें ही क्यों। तो ध्यान दीजिए, उर्वरक की अपेक्षा जैविक खाद क्या होती है, अच्छी होती है। तो हम लिख सकते हैं कि उर्वरक की अपेक्षा जैविक खाद कैसी होती है, अच्छी होती है। उर्वरक की अपेक्षा जैविक खाद अच्छी होती है। इससे मिट्टी की जल धारण क्षमता में वृद्धि होती है। तो मैं लिख सकता हूँ कि मिट्टी की जल धारण क्षमता, मिट्टी की जल धारण क्षमता में क्या होती है, वृद्धि होती है। और इसी से मिट्टी क्या होती है, भुरभुरी और सैरंध्र बनती है। मिट्टी कैसी बनती है, भुरभुरी व सैरंध्र बनती है। भुरभुरी और सैरंध्र बनने से मिट्टी में गैस का विनिमय सरलता से हो जाता है। गैस का विनिमय सरलता से
हो जाता है। इसके बाद में हम देखते हैं जैविक खाद के और कौन कौन से लाभ हैं। तो जैविक खाद के उपयोग से मित्र जीवाणुओं की संख्या में क्या हो जाती है? वृद्धि हो जाती है। मित्र जीवाणुओं की संख्या में वृद्धि हो जाती है। किससे? जैविक खाद के उपयोग से मित्र जीवाणुओं की जो संख्या है उसमें वृद्धि हो जाती है और मिट्टी का गठन होता है वो भी क्या होता है? इससे सुधर जाता है। तो हम लिख सकते हैं मिट्टी का गठन सुधर जाता है। देखो भाई, जैविक खाद के 4 लाभ आप लोगों के सामने लिखे गए हैं कि मिट्टी की जल धारण क्षमता में वृद्धि हो जाती है। जल धारण क्षमता का मतलब है कि मिट्टी को हम एक बार सिंचाई करें तो उसकी जो नमी है बहुत दिनों तक बनी रहे। अगर अधिक दिनों तक नमी बनी रहती है तो उसकी जल धारण क्षमता अधिक है, और अगर मान लीजिए कम समय में ही हमें बार बार सिंचाई करनी पड़े तो ध्यान देना वहाँ की जो जमीन है, भूमि है, उसकी जल धारण क्षमता क्या है? कम है। मिट्टी भुरभुरी हो जाती है, सरंध्र हो जाती है। भुरभुरी मतलब आसानी से, जैसे पत्थरों के जैसी संरचना बन जाती है मिट्टी की एक जगह इकट्ठा होने से। तो भुरभुरी होगी तो उनको आसानी से हम तोड़ देंगे, यानी जुताई जब होगी तो आसानी से वो बिखर जाएंगे। और सरंध्र का मतलब है कि मिट्टी जो होगी उसमें क्या होंगे? छोटे छोटे छिद्र होंगे जिनसे नाइट्रोजन और अन्य गैसों का क्या हो जाएगा? आदान प्रदान, गैस विनिमय सरलता से हो जाता है। अगर भुरभुरी और सरंध्र मिट्टी है तो गैस विनिमय सरलता से होता है, और गैस विनिमय सरलता से होगा तो पादपों में श्वसन की जो प्रक्रिया है वो भी क्या होगी? आसानी से हो जाएगी। इसके बाद में हम देखते हैं मित्र जीवाणुओं की वृद्धि, संख्या में जो वृद्धि है वो हो जाती है। अब मित्र जीवाणु कौन कौन से हैं हम पढ़ चुके हैं कि किसान के मित्र के नाम से जाना जाता है केंचुआ व सूक्ष्म जीव। केंचुआ और सूक्ष्म जीव जो हैं किसान के मित्रों के नाम से जाना जाता है। अगर हम खाद और उर्वरक का उपयोग करते हैं, इसमें भी जैविक खाद का अगर हम उपयोग करते हैं तो मित्र जीवाणुओं की जो संख्या है उसमें वृद्धि होती है, और मित्र जीवाणुओं में आते हैं केंचुआ व सूक्ष्म जीव। इसके बाद में देखिए मिट्टी का जो गठन है वह सुधर जाता है। मिट्टी में जो पोषक तत्व हैं, उचित पोषक तत्व हैं या संगठन जो है वो इसका सुधर जाता है। इसी के साथ उर्वरक और खाद वाला जो बिंदु है वो होता है कंप्लीट। लेकिन इसमें एक तथ्य हम और जानेंगे, एक 2-4 लाइनें हम और लिखेंगे किससे संबंधित? खाद और उर्वरक से संबंधित। क्योंकि कभी कभी प्रश्न आ जाता है कि खाद एवं उर्वरक में क्या अंतर है। खाद एवं उर्वरक में अंतर लिखिए या अंतर स्पष्ट कीजिए। तो इसी तीसरे बिंदु के अंतर्गत ही अगला जो छोटा सा एक बिंदु है हमारा, या कह सकते हैं कि छोटा सा एक प्रश्न है, खाद एवं उर्वरक में अंतर। तो उसको हम देखेंगे कि खाद और उर्वरक में क्या अंतर है। तो आप लिख सकते हैं खाद एवं उर्वरक में अंतर, या ऐसे भी लिख सकते हैं उर्वरक एवं खाद में अंतर कौन कौन से हैं। तो देखिए इधर तो लिखेंगे हम उर्वरक को और इधर लिख लेंगे खाद को, दोनों को साथ साथ हम लिखते जाएंगे। क्या काम आता है उर्वरक, क्या काम आता है खाद, कैसे बनाया जाता है उर्वरक को और कैसे बनाते हैं खाद को, इनके बारे में कुछ 4-5 बिंदु हम लेकर इनका अंतर स्पष्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि उर्वरक जो होते हैं
मानव निर्मित लवण होते हैं। तो हम लिख सकते हैं ये मानव निर्मित लवण होते हैं। मानव निर्मित लवण होते हैं, जबकि खाद क्या होती है? एक प्राकृतिक पदार्थ है। खाद एक प्राकृतिक पदार्थ है। खाद क्या है? एक प्राकृतिक पदार्थ है और जो गोबर और पौधों के अवशेषों के विघटन से बनती है। जो पौधों के अपशिष्ट तथा गोबर से बनती है। खाद क्या है? एक प्राकृतिक पदार्थ है, पौधों के अपशिष्ट और गोबर से ये बनाई जाती है। इनके उत्पादन की अगर हम बात करें तो उर्वरक का उत्पादन कहाँ किया जाता है? इसका उत्पादन किया जाता है फैक्ट्रियों में। अगर हम खाद के उत्पादन की बात करें तो खाद का उत्पादन कहाँ किया जाता है? खाद का उत्पादन खेतों में किया जाता है। खेतों में किया जाता है, यानी ये खेतों में बनाई जाती है और उर्वरक फैक्ट्रियों में बनाए जाते हैं। तीसरे बिंदु को लेकर अगर हम बात करें तो उर्वरक से मिट्टी को ह्यूमस प्राप्त नहीं होती है। तो हम लिख सकते हैं कि इससे मिट्टी को ह्यूमस प्राप्त नहीं होती है। जबकि हम बात करें खाद की तो खाद से पर्याप्त मात्रा में, प्रचुर मात्रा में ह्यूमस प्राप्त होती है। तो हम कह सकते हैं कि खाद से प्रचुर मात्रा में ह्यूमस प्राप्त होती है। मिट्टी को ह्यूमस प्राप्त होती है। ह्यूमस प्राप्त होती है। अब आप लोगों के सामने एक बिंदु और आ गया होगा कि ये ह्यूमस क्या है। तो आप लोगों को मैं बता दूं कि ह्यूमस ऐसा पदार्थ है जो भूमि की नमी जो होती है उसको बनाए रखता है। यानी ह्यूमस जो होता है भूमि की जो नमी है उसको बनाए रखता है। एक और बिंदु अगर हम देखें इसके अंतर्गत कि उर्वरक क्या काम आते हैं, तो उर्वरक में पादप पोषक जो होते हैं प्रचुर मात्रा में होते हैं। हम लिख सकते हैं कि उर्वरक में पादप पोषक प्रचुर मात्रा में होते हैं। अगर हम इधर देखें खाद में, तो खाद के देखो तीन लाभ, बहुत तीन बिंदु जो है बहुत उपयोगी हैं। इसके तीनों बिंदु उपयोगी कम हैं। चौथा बिंदु इसका उपयोगी है क्योंकि इसमें पादप पोषक प्रचुर मात्रा में होते हैं। लेकिन ध्यान दीजिए खाद में पादप पोषक तुलनात्मक रूप से कम होते हैं। तो हम लिख सकते हैं खाद में पादप पोषक तुलनात्मक रूप से कम होते हैं। तुलनात्मक रूप से कैसे? कि अगर हम बात करें उर्वरक और खाद दोनों में पूछा जाए, दोनों की तुलना करके पूछा जाए कि उर्वरक व खाद में से पादप पोषक किसमें अधिक होते हैं, किसमें प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, तो हम कह सकते हैं कि उर्वरक में पादप पोषक प्रचुर मात्रा में होते हैं, जबकि खाद में पादप पोषक प्रचुर मात्रा में नहीं होते हैं, तुलनात्मक रूप से कम होते हैं। अब ये पादप पोषक कौन कौन से हैं? तो पादप पोषकों के लिए
आप लोगों को ये 3 शब्द याद रखने हैं अल्फाबेट के। NPK, NPK, N का मतलब नाइट्रोजन, P का मतलब फॉस्फोरस और K का मतलब पोटेशियम। नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम, ये 3 जो पादप पोषक हैं उर्वरक में प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, जबकि खाद में क्या होते हैं, ये कम मात्रा में पाए जाते हैं। इस प्रकार कृषि पद्धति का जो तीसरा चरण हमारा है खाद एवं उर्वरक वाला, वो होता है कंप्लीट। अब आता है हमारे सामने अगला जो खेती का चरण है, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो खेती का चौथा चरण मैंने आप लोगों को बताया था कि चौथे नंबर पे खेती का कौन सा चरण आएगा। चौथे नंबर पर आता है खेती का सिंचाई वाला जो चरण है, वो कि सिंचाई क्या है। तो हम चौथा चरण लिखेंगे सिंचाई। क्या होती है सिंचाई, क्यों आवश्यक होती है, क्यों की जाती है। तो देखिए, कोई भी सजीव हो, सभी सजीवों को जीवित रहने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? सजीव को जीवित रहने के लिए जल की आवश्यकता होती है, या जल ऐसा पदार्थ है जो आवश्यक होता है। सजीव में देखो पादप भी आ गए, और यहाँ पर जो सजीव मैंने लिखा है इसमें पादप भी आ गए और जंतु भी आ गए। प्लांट्स और एनिमल्स जो हैं इसके अंतर्गत आते हैं। प्लांट्स में तो सारी वनस्पति जितनी भी है वो सब आ जाती है। एनिमल्स में जीव जंतु मनुष्य सब आ जाते हैं। तो इनको सबको क्या है, जीवित रहने के लिए जल की आवश्यकता होती है। जैसे पौधों में हम देखें तो पौधों के वृद्धि और विकास के लिए, वृद्धि और विकास, पौधों का जो वृद्धि और विकास होता है उसके लिए जल आवश्यक होता है। पौधों में अगर हम जल अवशोषण की बात करें तो पौधों में जल अवशोषण की प्रक्रिया किसके द्वारा होती है? जड़ों द्वारा होती है। ये हम सब जानते हैं कि पौधों की जो जड़ें होती है जल का अवशोषण करती है। और प्लांट्स में अगर हम जल की बात करें तो लगभग 90% तक क्या पाया जाता है, पादपों में जल पाया जाता है। पादपों में लगभग 90% तक जल पाया जाता है। बीज की हम बुवाई करते हैं तो बीज का क्या होता है, अंकुरण होता है। तो बीज के अंकुरण के लिए भी क्या चाहिए, पानी की आवश्यकता होती है। तो बीज के अंकुरण के लिए आवश्यक होता है कौन? जल। बीज का अंकुरण तब ही होगा जब उस बीज को नमी मिलेगी, और नमी किससे मिलेगी? जब हम उसको जल की आपूर्ति करवाएंगे। और हम बात करें तो पादपों में जल क्या करता है, फसल की गर्म हवा व पाला जो होता है सर्दी में, उस पाले से क्या करता है, रक्षा करता है। कैसे करता है, इन सारे बिंदुओं को अगर हम समझें तो कैसे समझेंगे? देखो भाई, सजीव जो है, सजीवों को जीवित रहने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? जल की आवश्यकता होती है। और सजीव जो है, पादप और जंतु दोनों सजीव के अंतर्गत आते हैं। पादप जो हैं उनमें वृद्धि और विकास के लिए जल आवश्यक होता है। इसी के साथ पादपों में जल अवशोषण की जो प्रक्रिया होती है जड़ों के द्वारा की जाती है। पादपों में लगभग 90% तक जल पाया जाता है। और बीज के अंकुरण के लिए भी क्या आवश्यक होता है, जल आवश्यक होता है। फसल की गर्म हवा और पाले से रक्षा करने के लिए भी हमें उसकी
फसल को सिंचाई करने की आवश्यकता होती है, उसको फसल को जल की आवश्यकता होती है। तो देखिए, जल का अवशोषण जड़ों द्वारा होता है। जड़ें जल को अवशोषित करके तने के पास भेजती है। तना पौधे के विभिन्न भागों तक यानी पत्तियों तक पहुंचाता है। फिर वो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के द्वारा भोजन निर्माण करके पौधे के सारे भागों तक पहुंचा देते हैं। तो यहाँ ध्यान रखने योग्य बात यह है कि पौधों को जो जल की आवश्यकता होती है उनकी वृद्धि और विकास के लिए आवश्यक होती है। गर्म हवा और पाले से रक्षा कैसे करती है? देखो, गर्मियों के दिनों में जब फसल की बुआई की जाती है तो उस समय क्या होता है, तेज गर्म हवाएं चलती है और ये गर्म हवाएं क्या करेगी, वाष्पोत्सर्जन की जो दर है, वाष्पीकरण की जो दर होती है, वाष्पोत्सर्जन की जो प्रक्रिया होती है उसकी दर को ये बढ़ाती है। तो वाष्पोत्सर्जन अधिक होगा और जमीन में भी जो सतह पर पानी होगा उसमें भी क्या करती है, ये कमी करती है। तो इसकी आपूर्ति के लिए भी बार बार फसल को किसकी आवश्यकता होती है, जल की आवश्यकता होती है। और पाले से भी रक्षा करती है। कैसे कि फसल को अगर हम बार बार पानी देते रहेंगे, फसल में अगर पानी रहेगा तो इस पाले का प्रभाव फसल पर नहीं पड़ेगा। इसलिए ये जो 2 3 4 बिंदु हमने लिखे हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। यहाँ से छोटा प्रश्न बन सकता है। अब बात करते हैं सिंचाई की परिभाषा की। तो सिंचाई की परिभाषा क्या होगी? देखिए कि निश्चित अंतराल पर खेत में जल देना ही क्या कहलाता है, सिंचाई कहलाता है। निश्चित अंतराल में खेत में जल देना क्या कहलाता है, सिंचाई कहलाता है। निश्चित अंतराल में खेत में जल देना क्या कहलाता है, सिंचाई कहलाता है। अब ध्यान दीजिए कि सिंचाई के लिए भी अलग अलग स्रोतों की आवश्यकता होती है। अलग अलग फसल है, अलग अलग मिट्टी है और अलग अलग जो सिंचाई है, सिंचाई का जो समय है वहाँ पर उसकी बारंबारता क्या होती है, अलग अलग होती है। अगर हम बात करें सिंचाई के स्रोत की तो सिंचाई के स्रोत कौन कौन से होते हैं? आप सब लोग जानते हैं कि सिंचाई के स्रोत कौन कौन से हैं। छोटी क्लासों से ही हम पढ़ते आ रहे हैं कि जैसे कुआं है, जलकूप हम कह सकते हैं, जलकूप, बावड़ी है, बांध है, तालाब है, कुआं, जलकूप, बावड़ी, बांध, तालाब, झील, नदियाँ, झील, नदियाँ और बांध से नहर भी हमें प्राप्त होती है। तो उस नहर से भी क्या होता है, जल फसल को दिया जाता है। तो ये सारे क्या है, सिंचाई के स्रोत हैं। देखिए, कुआं, जलकूप, बावड़ी, बांध, तालाब, झील, नदियाँ और नहरें, ये सब क्या है, सिंचाई के स्रोत हैं। अगर हम बात करें सिंचाई के साधनों की तो सिंचाई के साधनों को हम 2 प्रकार से विभाजित कर सकते हैं। पारंपरिक और आधुनिक साधनों के रूप में हम लिख सकते हैं। तो यहाँ छोटा सा हेडिंग डाल के हम लिखेंगे कि सिंचाई के स्रोत, सिंचाई के साधन। स्रोत तो हमने इधर लिख लिए, इधर लिखेंगे हम सिंचाई के साधन। सिंचाई के जो साधन हैं ये 2 प्रकार से हम इनको विभाजित कर सकते हैं। एक तो होते हैं भाई पारंपरिक, और दूसरे होते हैं आधुनिक।
एक तो हो गए पारंपरिक साधन, एक हो गए आधुनिक साधन। अब पारंपरिक साधन और आधुनिक साधन में क्या डिफरेंस है ये हमें पता होना चाहिए। और हम जानते हैं कि पारंपरिक साधन वो है जो परंपरागत तरीके से उपयोग में लिए जा रहे हैं, यानी प्राचीन काल से उनको उपयोग में लिया जा रहा है। तो हम इसके उदाहरण लिख सकते हैं। सबसे पहले नंबर पर हम लिख सकते हैं मोट, या जिसको हम गिरनी भी कहते हैं। दूसरा है चेन पंप। चेन पंप जो है सिंचाई का पारंपरिक साधन है। चेन पंप के बाद में तीसरे नंबर पर हम लिख सकते हैं ढेकली, और चौथे नंबर पर हम लिख सकते हैं रहट। ये होते हैं सिंचाई के पारंपरिक साधन, अर्थात परंपरागत रूप से प्राचीन काल से जिनको हम उपयोग में ले रहे हैं वो क्या है, पारंपरिक साधन है। और वर्तमान समय में जो काम में लिए जा रहे हैं नई नई तकनीकों से बने हुए साधन, वो सब क्या आ जाएंगे, आधुनिक साधन में आ जाएंगे। तो आधुनिक साधन में भी हम सिंचाई की दो विधियों को पढ़ेंगे। उन दोनों विधियों में पहली विधि है छिड़काव तंत्र। पहली विधि है छिड़काव तंत्र, और दूसरी विधि की अगर हम बात करें तो वो है ड्रिप तंत्र। देखिए, सिंचाई के साधन अगर हम देखें, स्रोत इधर लिखे हुए हैं, कुआं, जलकूप, बावड़ी, बांध, तालाब, झील, नदियां और नहरें। इधर देखिए, सिंचाई के साधन दो प्रकार से हम वर्गीकृत कर सकते हैं। पहला पारंपरिक साधन जो परंपरागत रूप से उपयोग में लिए जा रहे हैं, प्राचीन काल से जिनको उपयोग में लिया जा रहा है। दूसरे आते हैं आधुनिक साधन, मॉडर्न साधन जो हैं वर्तमान समय में जिनका उपयोग किया जाता है, वो सारे आधुनिक साधन के अंतर्गत आएंगे। देखिए, पारंपरिक साधन में पहला है मोट, जिसको हम घिरनी भी कहते हैं। दूसरा है चेन पंप, तीसरा है ढेकली, और चौथा है रहट। इन सब को अगर हम देखते हैं तो ये पारंपरिक साधन है। लेकिन आधुनिक साधनों में हम देखें तो छिड़काव तंत्र और ड्रिप तंत्र जो दोनों विधियां हैं उनको इसमें अपनाया जाता है। देखिए, पारंपरिक साधनों के बारे में भी हम थोड़ी थोड़ी बात करेंगे, और छिड़काव तंत्र और ड्रिप तंत्र की विधियां जो है इनको हम थोड़ा विस्तार से जानेंगे। लेकिन ये इनका विस्तार हम कब जानेंगे, नेक्स्ट क्लास में। आज की क्लास में सिर्फ इतना ही काफ़ी है। आज की क्लास को हम यहीं विराम देते हैं। स्टूडेंट्स, आज की क्लास आप लोगों को कैसी लगी ये आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएं। आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जाकर यस ज़रूर लिखें, ताकि मुझे लगे कि हाँ, मैं आप लोगों के लिए जो अध्ययन सामग्री, स्टडी मटेरियल जो आपको मैं प्रोवाइड करवा रहा हूँ वो वास्तव में आपके लिए हितैषी साबित हो रहे हैं। तो आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। और ध्यान दीजिए, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को बताएं, ताकि इस विषम परिस्थितियों वाले समय में वो भी घर बैठे इस निःशुल्क क्लास का लाभ ले सकें। इसलिए आप लोग अपने दोस्तों को ज़रूर बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब भी आप लोगों को ज़रूर करना है, ताकि सब्सक्राइब करके जैसे ही आप बेल का आइकन दबा के ऑल पर क्लिक करते हो तो नेक्स्ट वीडियो अपलोड होते ही सबसे पहले उसकी सूचना आपके पास पहुंचेगी, और सबसे पहले नेक्स्ट वीडियो जो भी डलेंगे उन सबको आप आसानी से देख पाओगे। इसी के साथ आज की क्लास को हम यहीं विराम देते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे सिंचाई के साधन जो हैं पारंपरिक और आधुनिक, इनके बारे में थोड़ा थोड़ा हम जानेंगे। तब तक के लिए आप सब लोग घर पर रहे, सुरक्षित रहें, और हाँ, अगर घर से बाहर निकल रहे हैं तो मास्क का उपयोग करें और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन आपको जरूर करना है। धन्यवाद। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.